अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 2 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मुझे लाइव। कौन-कौन लाइव है बेटा? कौन-कौन है ऑनलाइन? मुझे बताइए और प्लीज़ मुझे ये बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जेनिफर एंड नरजिस। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी जेनिफर एंड नरजिस? ओके, थैंक यू। चलें जल्दी-जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स को मैसेज दें, जॉइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम सना, महकुम निसा। वालेकुम अस्सलाम खान सा बीबी। लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। इट विल टेक 2 to 3 minutes, then we will start our lecture.
ओके जी, गुड मॉर्निंग जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एज़ यू ऑल नो के नर्सिंग एथिक्स का जो कंटेंट है वो हम यहाँ थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं, और आपकी जो है एच.एम. का हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एच.एम. जो है उसके हम कोर्स को कुछ दिन कवर करेंगे नर्सिंग एथिक्स का टाइम यूटिलाइज करके। ओके, कल ये हमने फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ लिया था, इसके कंप्लीट किया था। एडिसन डिजीज आपको पढ़ा दिया था कंप्लीट। एडिसन क्राइसिस क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया था, मैनेजमेंट डिस्कस कर ली थी। कुशिंग सिंड्रोम स्टार्ट किया था। कुशिंग सिंड्रोम की आई थिंक की वजह से जो एडिसन क्राइसिस होता है वो हमने आई थिंक नहीं पढ़ा था, वो हम आज पढ़ लेते हैं। ओके, यस, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कुशिंग सिंड्रोम की वजह से, दैट इज एडिसोनियन क्राइसिस। द पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम whose symptoms are treated by withdrawal of corticosteroids, by adrenalectomy or by removal of a pituitary tumor, they are at risk of adrenal hypofunction and Addisonian crisis. If high level of circulating adrenal hormone have suppressed the functions of the adrenal cortex, या फिर वो atrophy कर दे adrenal cortex की, या अगर फंक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स की ज़ाहिर है सुप्रेस कर देंगे तो भी एट्रोफी एड्रिनल कॉर्टेक्स की हो सकती है। इफ़ द सर्कुलेटिंग हार्मोन लेवल इज डिक्रीज्ड रैपिडली बिकॉज ऑफ सर्जरी और एब्रप्ट सेजेशन ऑफ स्टेरॉइड एजेंट्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्रिनल हाइपोफंक्शन एंड एडिसोनियन क्राइसिस may develop. Therefore, the patient with Cushing syndrome should be assessed for signs and symptoms of Addisonian crisis as previously discussed. If Addisonian crisis occurs, the patient is treated for circulatory collapse and shock. Adverse effect of adrenocortical activity. The nurse assesses fluid and electrolyte status by monitoring laboratory values and daily weights because of the increased risk of glucose intolerance and hyperglycemia. Blood glucose monitoring is initiated. The nurse reports elevated blood glucose level to the physician so that treatment can be prescribed if indicated. अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज़ के ऊपर, एल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। The principal action of aldosterone is to conserve the body sodium. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है। ये जो हमारी जो सोडियम है उसे बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखना है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हार्मोन द किडनीज एक्सक्रीट लेस सोडियम एंड मोर पोटाशियम एंड हाइड्रोजन, यानी इस हार्मोन की ही वजह से हमारे किडनीज जो है सोडियम को बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट करते हैं और पोटाशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर होने लग जाएगी एल्डोस्टेरोन की, which occurs in some patients with functioning tumors of the adrenal gland, they causes a distinctive pattern of biochemical changes and a corresponding set of clinical manifestation that are diagnostic of this condition. क्या वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी जो शो करेगा पेशेंट और जिसकी बेस पर हम जो है एल्डोस्टेरोनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे? हाइपोकैलेमिया होगा। क्यों? क्योंकि और डिक्रीज हाइड्रोजन आयन होंगे, यानी पेशेंट अल्कोलोसिस की तरफ चला जाएगा एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन इंक्रीज इन पीएच एंड सीरम बाइकार्ब कंसंट्रेशन। सीरम सोडियम लेवल इज नॉर्मल और एलिवेटेड। क्यों? क्योंकि जाहिर है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसका काम ही यही है, या हम पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरोन इसका बेसिकली काम ये है कि सोडियम को बॉडी में रिटेन करना और पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करना। जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर है हाइपोकैलेमिया ही होगा, और हाइड्रोजन आयन भी जब बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं तो पेशेंट अल्कोलोसिस की सिचुएशन में चला जाता है, उसकी पीएच जो है वो बढ़ जाती है। जबकि सीरम सोडियम लेवल या तो नॉर्मल होगा या फिर एलिवेटेड होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द वाटर एब्जॉर्प्शन, जो सोडियम के साथ वाटर कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। वो ये वही सिचुएशन है जो मैंने, अगर आपको याद हो, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रिया
हाइपोकलीमिया पढ़ाया था आपको, ये वही सिचुएशन है कि वाटर की अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है वाटर के साथ तो आपको सोडियम लेवल ऑल्दो ब्लड में ज़्यादा होगा, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सोडियम लेवल जो है वो नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट हो रहा है वाटर के साथ, और अगर वाटर ज़्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं आ रहा तो फिर एलिवेटेड होगा। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल साइन ऑफ एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपोकलीमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएबल मसल वीकनेस, cramping and fatigue, as well as inability on the part of the kidneys to acidify or concentrate the urine. Accordingly, the urine volume is excessive, leading to polyuria. Serum, by contrast, become abnormally concentrated, contributing to excessive thirst. ज़ाहिर है पोलीयूरिया होता है तो पोलीडिप्सिया भी उसके साथ साथ ही होता है, और सोडियम रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, साथ में वाटर है, और ज़ाहिर है अगर वाटर बॉडी से निकलना शुरू होगा तो सोडियम तो अपनी ही जगह मौजूद है, सो आर्टीरियल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड पॉसिबल डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन नर्व रिसेप्टर्स सच एज द कैरोटिड साइनस आर अदर फैक्टर दैट रिजल्ट इन हाइपरटेंशन. Hypokalemic alkalosis may decrease the ionized serum calcium level and predispose the patient to tetany and paresthesias. क्योंकि देखिए जब पेशेंट अल्कोलोसिस में होगा, पोटाशियम का लेवल कम होगा, तो ये सीरम के कैल्शियम लेवल को भी बॉडी में डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप जिस तरह से है उसी तरह से कैल्शियम का भी मसल्स के साथ और पोटाशियम के साथ लिंक है। सो पेशेंट के जो कैल्शियम लेवल है सीरम का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और पेशेंट जो है उसे टेटनी हो सकती है, पैरेस्थीसियाज हो सकते हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकती है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस में अकर बिकॉज हाइपोकलीमिया interferes with insulin secretions from the pancreas. अब assessment and diagnostic finding क्या है? In addition to a high or normal serum sodium level, a low serum potassium level, diagnostic studies indicate high serum aldosterone level and low serum renin levels. The measurement of aldosterone excretion rate after salt loading is a useful diagnostic test for primary aldosteronism. The renin-aldosterone stimulation test and bilateral adrenal venous sampling are useful in differentiating the cause of primary aldosteronism. Antihypertensive medication may be discontinued up to 2 weeks before testing. क्योंकि अगर एंटी हाइपरटेंसिव देते रहेंगे तो पेशेंट का हमें पता थोड़ी लगेगा कि एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर रेज ही नहीं करेगा बिकॉज वो तो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है, इसलिए। अच्छा, मुझे इस टेस्ट से याद आया कि कल मैंने आप स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया था, एक टेस्ट कहा था कि सब स्टूडेंट जो स्टडी करके आएंगे, थोड़ा सा उस टेस्ट के बारे में। किसी स्टूडेंट ने उसे स्टडी किया और किसी को नाम भी याद है कि मैंने कौन सा टेस्ट आपको दिया था कि आपने जो है उसे स्टडी करके आना है। मेडिकल मैनेजमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म यूजुअली इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रिनल ट्यूमर थ्रू एड्रिनलेक्टमी. Hypokalemia resolves for all patients after surgery, but hypertension may persist. Spironolactone जो एल्डेक्टोन टैबलेट आती है, it may be prescribed to control hypertension. The postoperative care resembles that for other abdominal surgery. The patient is susceptible to fluctuations in adrenocortical hormone and require administration of steroids, fluid, and other agents to maintain blood pressure and prevent acute complications. If the adrenalectomy is bilateral, ऑब्वियसली दिस इज अंडरस्टूड, अगर बायलेटरल हो जाएगी तो फिर स्टेरॉइड्स की रिप्लेसमेंट तो हमें लाइफ लॉन्ग सारी जिंदगी के लिए उसे देनी पड़ेगी. इफ वन एड्रिनल ग्लैंड इज रिमूव्ड, रिप्लेसमेंट थेरेपी में बी टेम्पोरेरीली नेसेसरी बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ द रिमेनिंग एड्रिनल ग्लैंड बाय हाई लेवल ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स. अ नॉर्मल सीरम ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड विद इंसुलिन, अप्रोप्रिएट आईवी फ्लूइड्स एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस. जी मैम तो कर रहे हैं. किसी को टेस्ट का नाम भी याद है? जल्दी से बताएं मुझे सारे स्टूडेंट्स में से कोई, क्या मैंने कौन सा टेस्ट कहा था पढ़ने के लिए? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? नर्स का क्या रोल है यहाँ पे? नर्सिंग मैनेजमेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इंक्लूड फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस टू डिटेक्ट अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्रिनल insufficiency and crisis or hemorrhage, explaining all treatments and procedures, providing comfort measures, and providing rest periods can reduce the patient's stress and anxiety level.
कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ज़ाहिर है पेशेंट्स को देनी पड़ेंगी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एड्रिनल insufficiency and are also widely used in suppressing inflammation and autoimmune reactions, controlling allergic reactions, and reducing the rejection process in transplantation. Commonly used corticosteroid preparations are hydrocortisone, dexamethasone, prednisone, methylprednisolone, betamethasone, and beclomethasone. ये जो सिंपल हाइड्रोकोर्टिसोन जो सोलोकॉर्टिव के नाम से इंजेक्शन होता है, डेक्सा के नाम से डेक्सामीथासोन लगाया जाता है। फिर ये जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होती हैं और ये बेक्लामीथासोन, बीटामीथासोन, ये जो है पेशेंट को जो है नेबुलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं ये सारी मेडिकेशन। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के? कुछ एक्यूट कंडीशंस में ये एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होता है, जैसे acute flare-ups and crises are treated with large doses of corticosteroids with other medications. Examples include emergency treatment for bronchial obstruction in status asthmaticus and for septic shock from septicemia caused by gram-negative bacteria। मतलब ये जो emergency situations होती हैं जो किसी भी किस्म की बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से हो जाती हैं, किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, ऐसी सिचुएशन में हम एक्यूट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए देते हैं। फिर ऑप्थेल्मोलॉजिक ट्रीटमेंट है। आउटर आई इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड बाय टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स बिकॉज द एजेंट्स डू नॉट कॉज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। बेटा ये स्टीरॉइड है, मैंने आपको भी बताया डेक्सामीथासोन जो है स्टीरॉइड है। बेसिकली बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है या कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं, तो उनका जो इम्यूनिटी है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है, उसे सुप्रेस करने के लिए हम लगाते हैं। यानी वो सारी सिचुएशंस जहाँ पे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो कर रही हो, तो उनके जो रिस्पॉन्स है उसे सुप्रेस करने के लिए हम ये इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर कंटिन्यूसली एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी देती रहेगी तो वैसोडाइलेशन हो जाती है और पेशेंट जो है इतना ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट वो हाइपोटेंसिव शॉक में भी जा सकता है, तो इसलिए ये दिया जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो डेक्सामीथासोन लगाया जाता है उसका रीज़न ये होता है कि अगर अर्ली लेबर हो जाता है या फिर बेबी प्री मेच्योर डिलीवर करना है तो उसको डेक्सा इसलिए लगाए जाते हैं कि बेबी के लंग्स मेच्योर हो जाए। ठीक है, ओके। डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इससे ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन, एरोसोल्स इज स्पेशली इफेक्टिव इन मैनी डर्माटोलॉजिक डिसऑर्डर्स। इट may be more effective in some conditions to use occlusive dressings around the affected part to achieve maximum absorption of the medication. Penetration and absorption depends upon the body location and also increased if the medication is applied when the skin is hydrated or moist. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया था उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स सच एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस हैं, टू सुप्रेस इन्फ्लेमेशन फ्रॉम ऑटोइम्यून रिएक्शंस दैट कैन रिड्यूस पेन, स्वेलिंग, क्रैम्पिंग एंड इचिंग। बाकी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के लिए, इफ यू हैव एड्रिनल इंसफिशिएंसी योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ cortisol, so glucocorticoid can be used to replace cortisol that your body can no longer make. इसके अलावा हार्ट फेलियर, शॉर्ट टर्म यूज यानी less than 7 days of glucocorticoid can help treat heart failure by increasing your body's ability to respond to certain diuretics. However, this is not a common use. Cancer, glucocorticoids can be used in cancer therapy to reduce some of the side effects of chemotherapy. They may also be used to kill some cancer cells in some cancers such as acute lymphoblastic leukemia, chronic lymphoblastic leukemia, Hodgkin lymphoma, non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma. There are surgeries में glucocorticoids may be used during sensitive neurosurgeries because ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं इन डेलिकेट टिश्यूज। यानी जाहिर है
जो न्यूरो सर्जरीज में आपको पता है कि वो बहुत डेलिकेट टिश्यूज़ है। डेलिकेट मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यूज़ हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो हमारे बॉडी के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसे वो रिड्यूस करते हैं। दे आर ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड राइट आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू हेल्प प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम रिजेक्टिंग द डोनर ऑर्गन। साइड इफ़ेक्ट्स स्टेरॉइड थेरेपी के बिल्कुल हैं। ऑल्दो corticosteroids are highly effective therapeutically, they may also be very dangerous. Dosage of these medications are frequently altered to allow high concentrations when necessary and then be tapered off in an attempt to avoid undesirable effects. These drugs can increase your blood sugar level, which can trigger temporary and possibly long-term diabetes. They can suppress your body's ability to absorb calcium, which can lead to osteoporosis. They can increase your cholesterol and triglyceride levels. They can increase your risk of ulcers and gastritis. They can delay your wound healing, which requires a certain amount of inflammation, and they may suppress your immune system and make you more prone to infections. Long-term use of glucocorticoids can cause a loss of muscle tissues. It can also result in Cushing syndrome, which can lead to a fatty hump between your shoulders. जो कुशिंग सिंड्रोम के ऑलरेडी साइन सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, वही हैं ये। राउंड फेस होता है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं स्किन के ऊपर, बोन्स वीक हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, थिन स्किन, जो वुंड्स होंगे बहुत स्लोली हील करेंगे। जो पेशेंट के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो भी आपको नज़र आएंगे, जिससे वो डिप्रेस्ड हो सकता है। और इसके अलावा स्किन पे एक्नी हो सकती है, जनरल फटीग हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी, और साइकोलॉजिकल जो कुछ इफ़ेक्ट्स है लाइक डिक्रीज लिबिडो है एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेडनेस ऑफ आईज, सेंसिटिविटी ऑफ आईज टू लाइट, स्टनिंग ऑफ ग्रोथ, यानी बच्चों में ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फीट और लोअर लेग्स, टीयरिंग ऑफ आईज, थिन शाइनी स्किन, ट्रबल इन स्लीपिंग, अनयूजुअल ब्रूजिंग, अनयूजुअल इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, abdominal or stomach pain or burning, bloody or black tarry stool, changes in vision, eye pain, headache, irregular heartbeat, muscle cramp or pain, pitting, scarring or depression of skin at place of injection, wound that will not heal, अनयूजुअल टायर्डनेस और वीकनेस, वॉमिटिंग, वेट गेन। ये सारी चीज़ें जो कुशिंग सिंड्रोम आपको पढ़ाया था, ये उस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब टेपर ऑफ किस तरह से करना है, स्टेरॉइड की जो मेडिकेशन, स्टेरॉइड थेरेपी को ऐसा नहीं होता कि आज आपने आप डोज दे रहे हैं पेशेंट को और सडन से कल से आपने उसे कहा जी बस ठीक है अब आप अपनी मेडिसिन स्टॉप कर दें, ऐसा नहीं होता। हम स्टेरॉइड्स को हमेशा टेपर ऑफ करते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को कम करके ख़त्म करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डोजेज आर रिड्यूस्ड ग्रेजुअली टू अलाउ नॉर्मल एड्रिनल फंक्शन टू रिटर्न एंड टू प्रिवेंट स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एड्रिनल insufficiency. Up to 1 year or longer after use of corticosteroid, the patient is still at risk of adrenal insufficiency in times of stress. For example, if surgery for any reason is necessary, the patient is likely to require IV corticosteroid during and after surgery to reduce the risk of acute adrenal crisis. Although ज़ाहिर है पेशेंट अगर 1 साल तक भी स्टेरॉइड जो थेरेपी है उसके ऊपर है तो स्टिल उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी 1 साल से हमने उसको मेडिकेशन दे दी, अब उसको कोई रिस्क नहीं। अगर कोई भी स्ट्रेस वो फेस करेगा फिजिकली या साइकोलॉजिकली तो वो रिस्क पे है कि उसे एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। सो इसीलिए हमें ख्याल रखना पड़ता है पेशेंट को स्ट्रेस की सिचुएशन में, जैसे सर्जरी एक रिस्क ही है, एक स्ट्रेस की सिचुएशन है, वहाँ पे रिस्क मौजूद है कि उसको एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो सकती है, तो इसलिए उसे IV corticosteroid दे दी जाती है बिफोर एंड आफ्टर। पेशेंट की क्या टीचिंग है रिगार्डिंग दिस मेडिकेशन? फॉलो अ लो सॉल्ट डाइट एंड हाई पोटाशियम डाइट, टेक अ बाइफॉस्फोनेट टू हेल्प प्रिवेंट एंड ट्रीट बोन प्रॉब्लम्स व्हाइल यू आर टेकिंग अ corticosteroid। अपनी कैलोरीज को देखते रहें, ज़्यादा वेट ना गेन करें, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लें अपनी डाइट में, अपनी आइज़ को रेगुलरली, क्योंकि देखें मैंने आपको इतने साइड इफ़ेक्ट्स बताए स्टेरॉइड थेरेपी के, तो ज़ाहिर है उन सब से बचने के लिए अपना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आप कंटिन्यूसली डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर एग्जामिन करवाते रहें। कैरी अ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड stating that you are using this medicine. Avoid close contact with anyone who has chickenpox or measles. This is especially important for children. Tell your doctor right away if you think you have been exposed to chickenpox or measles.
while you are being treated with this medicine and after you stop taking it, do not have any immunization without doctor's approval. यानी उसके क्योंकि आपकी बेसिकली इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ना स्टीरॉयड मेडिकेशन, सो आपने खुद से कोई भी वैक्सीन्स नहीं लगवानी. फॉर पेशेंट विद डायबिटीज दिस मेडिसिन मे अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल. इफ यू नोटिस अ चेंज इन द रिजल्ट ऑफ योर ब्लड और यूरिन शुगर टेस्ट और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन चेक विद योर डॉक्टर. इफ द मेडिकेशन स्टेरॉइड जैसे जॉइंट्स में भी डायरेक्टली लगाए जाते हैं, यू शुड बी केयरफुल नॉट टू पुट टू मच स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन दैट जॉइंट फॉर अ while even if it begin to feel better. If redness or swelling occur at the place of injection and continues or gets worse, check with your doctor. Discuss side effects of medicine in detail with client. So this is the reference. यहाँ जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं और हम इंशाल्लाह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, सीवीएस स्टार्ट करेंगे. कोई क्वेरी है यहाँ तक आपकी तो पूछ लीजिए. मीनवाइल मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ. अच्छा, मुझे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बताया कि मैंने कौन सा टेस्ट आप लोगों को कहा था कि आपने पढ़ के आना है. एनीवन, किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया मुझे कौन सा टेस्ट कहा था पढ़ के आना है जी. किसी को याद नहीं है? ओके, महकुनिसा ने कहा है कि टेस्ट का नाम स्लिप हो गया माइंड से और किसी स्टूडेंट को भी याद नहीं है. बेटा कितनी बुरी बात है. मैं आप लोगों को भी कोई ऐसा टास्क नहीं देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं गलत करती हूँ. मुझे आप लोगों को सारी असाइनमेंट्स देनी चाहिए. आप लोगों को अगर कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, टास्क दे दिया जाता है, तो आप लोग उसे याद ही नहीं रखते इवन. मैंने आप स्टूडेंट से क्वेश्चन किया था कि ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा रही थी. उसमें आप सबसे कहा था कि सब स्टूडेंट इसकी कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है, और जब इतना डिटेल में आपको टॉपिक पढ़ा दिया तो शॉर्ट से उसकी एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने सिर्फ ये बताना था कि हमने अगर डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट जो पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, किस तरह से पेशेंट के ऊपर वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है और उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी. सिर्फ इतना सा मैंने आपको टास्क दिया था. लेकिन किसी स्टूडेंट को याद भी नहीं है इनफैक्ट. ठीक है, अब मैंने आप सबको बता दिया है कि ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट जो है ये सब स्टूडेंट पढ़ेंगे और मंडे को एचएन की मेरी क्लास होगी, उसमें मैं आपसे पूछूंगी ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सुप्रेशन टेस्ट क्या होता है और उसकी मतलब उसमें क्या हम परफॉर्म करते हैं और क्या हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, क्या उसकी हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं. ये मैं मंडे वाले दिन सब स्टूडेंट्स से जो है पूछूंगी और मुझे आप लोगों ने बताना है.
ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारा यूनिट 4 है। सर थोड़ी सी बड़ी डिटेल में आप ऑब्वियसली एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब पढ़ चुके हैं। सीबीएस की ओवरव्यू यहाँ हम स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, वी विल डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम हार्ट का क्या है, आर्टीरियल वीनस सिस्टम क्या है, एंड परफॉर्म कार्डियक ऑस्कल्टेशन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और जो आपका हेल्थ असेसमेंट है उसमें आप पढ़ चुके हैं। तो हार्ट जो होता है वो अबाउट आपकी फिस्ट के बराबर उसका साइज होता है। नॉर्मली हार्ट कहाँ लोकेटेड है, मिडल एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड ऑफ द thoracic cavity on the diaphragm between third and fifth ribs. Weight about 325 grams in males and about 270 grams in females. एनाटॉमिक लोकेशन देख लें, आपको मैंने डिस्कस भी कर लिया, और पिक्चर देख लें थोड़ी देर ध्यान से आपको, ताकि जो है समझ में आ जाए और थोड़ा आपका रिव्यू भी हो जाए रिगार्डिंग एनाटॉमी। ठीक है जी। हार्ट की आपको पता है एक बेस होती है, एक एपेक्स होता है, एक एंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। एपेक्स नज़र आ रहा है आपको, जो जहाँ पे बेसिकली एपिकल बीट फील होती है आपको, या कहना चाहिए कि लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट दैट इज़ एपेक्स, और जो अपर पोर्शन होता है हार्ट का दैट इज़ बेस। और बाकी एंटीरियर साइड होती है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है जाहिर है, सो एक एंटीरियर साइड होती है और एक पोस्टीरियर साइड होती है हार्ट की। अच्छा जी, इंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है, देख लीजिए। इंटीरियरली अगर हम हार्ट को सामने से देखना शुरू करें तो जो वैसे तो बहुत डिटेल्ड एनाटॉमी है, यहाँ एनाटॉमी पढ़ने हम नहीं बैठे, ओवरव्यू लेना है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे राइट पल्मोनरी आर्टरीज आपको नज़र आएंगी, जो लंग्स से जो है ब्लड लेके आ रही हैं हार्ट में डालने के लिए। सुपीरियर वेना केवा है, जो पूरी बॉडी से ब्लड, अपर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आ रहा है। इसके अलावा राइट पल्मोनरी वेन्स हैं और राइट एट्रियम है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई बेसिकली हार्ट को करती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज हैं। इसके अलावा कार्डियक वेन्स हैं जो हार्ट की इटसेल्फ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लंग्स की तरफ लेके जाते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। राइट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, और इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा है जो लोअर बॉडी से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। एपेक्स ऑफ द हार्ट नज़र आ रहा है आपको, और ये वेन्स और आर्टरीज हैं हार्ट की इटसेल्फ। लेफ्ट वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दिख रही है, ये सारी कोरोनरी आर्टरीज हैं। और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टिक आर्च आपको नज़र आ रहा है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी यहीं से निकल रही है, और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। पोस्टीरियर एस्पेक्ट थोड़ा सा देख लें तो एओर्टा मेनली आपको यहाँ से नज़र आता है, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, और लेफ्ट एट्रियम का ऑरिकल आपको दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम नज़र आ रहा है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है आपको, राइट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा है, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स हैं, राइट एट्रियम है, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग आपको दिख रही है, कोरोनरी साइनसेस हैं। सो ये सारी एनाटॉमी बड़ी डिटेल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हार्ट की। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, वी ऑल नो। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम रिसीव करता है venous blood from whole of the body via the superior vena cava at its upper end and inferior vena cava at its lower end. It pumps into right ventricle. The right atrium में जितना भी blood collect होता है वो right ventricle के अंदर जाता है through the tricuspid valve during the ventricular diastole. जब ventricles diastole situation में होते हैं, relax होते हैं, और atrium जो होता है वो contract करता है, तो दरमियान में जो tricuspid जो वॉल्व है उसके थ्रू ब्लड जो है वो मूव कर जाता है। राइट एट्रियल अपेंडेज अराइज फ्रॉम द एंटीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। सल्कस टर्मिनालिस जो है ये बेसिकली शैलो वर्टिकल ग्रूव होता है अलोंग द राइट हार्ट बॉर्डर बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये आपको नज़र आ रहा है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इसके दरमियान एक शैलो ग्रूव। ग्रूव किसको कहते हैं बेटा, एक जो थोड़ा गहराई में कोई चीज़ बनी हुई हो उसे कहते हैं। सो शैलो ग्रूव जो है उसको हम सल्कस टर्मिनालिस कह रहे हैं। ठीक है जी।
और ये आपको क्रिस्टा टर्मिनालिस नज़र आ रहा है, यानी उसके क्रस्ट, यानी उसके ऊपर कवरिंग है, उसके अंदर ये जो आपको ग्रूव नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली सल्कस टर्मिनालिस। तो राइट ऑरिकल एंड सुपीरियर वेना केवा के जंक्शन के ऊपर साइनो एट्रियल नोड होता है, ये हम सबको पता है। ऐसे नोड आपको नज़र आ रहा है, साइनस नोड जिसे कहते हैं, बेसिकली सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम के जंक्शन के ऊपर ये साइनो एट्रियल नोड मौजूद होता है, जो कि हार्ट का बेसिकली पेसमेकर होता है और हार्ट का जितना भी कंडक्शन है उसे इनिशिएट करता है। राइट वेंट्रिकल को देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है राइट वेंट्रिकल, और या फिर क्रिसेंट शेप आप उसे कह सकते हैं। ओपन करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रू पल्मोनरी वाल्व। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, अब ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भेजेगा ताकि वहाँ से लंग्स की तरफ जाए ऑक्सीजनेट होने के लिए। ये सबसे ज़्यादा एंटीरियर चैम्बर होता है हार्ट का। राइट वेंट्रिकल वॉल मेजर करती है ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलीमीटर इन थिकनेस। 3 पोर्शंस है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है एंड एपिकल ट्रेबिक्युलर पोर्शन और बॉडी ऑफ द राइट वेंट्रिकल है। 3 ही पोर्शन है, यानी उसके अंदर एक इनफ्लो का पोर्शन है, ब्लड आ रहा है, एक आउटफ्लो का पोर्शन है और एक उसकी पर्टिकुलरली जो अपनी बॉडी है वो है। लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ जाएं तो ये पोस्टीरियर मोस्ट चैम्बर होता है और रिसीव करता है पूरी जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ला के सारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से क्लीन होके आ रहा है वो सारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। पल्मोनरी वेन्स फिर ओपन करती हैं इन द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल और लेफ्ट एट्रियल अपेंडेजेस इज एंटीरियर। लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बुलेट शेप होता है और ब्लंट टिप होती है इसकी। इट फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल तकरीबन 8 to 15 मिलीमीटर इन थिकनेस होती है। और जाहिर है इसका काम क्या है कि जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड सारा एओर्टा में जाता है, एओर्टा से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। लेयर्स हार्ट की आउटर एपिकार्डियम है, मिडल लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, इनर एंडोकार्डियम होती है और कवरिंग पेरिकार्डियम। ठीक है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है मस्कुलर लेयर मायोकार्डियम है, बिल्कुल इनर लेयर जो है वो एंडोकार्डियम है और उसके बाहर वाला जो है वो आपको पता है पेरिकार्डियल कैविटी होती है। उसके फिर एक विसरल और पैराइटल लेयर्स होती है ना, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। विसरल लेयर वो होती है जो बिल्कुल हार्ट के साथ ज्वाइंट होती है, पैराइटल लेयर जो है वो आउटर लेयर होती है। ओके, ये आप स्टूडेंट का टास्क भी है। एच.एन. यहाँ तक मैंने थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा दी है। एच.एन. के लेक्चर में जो है कंप्लीट इसकी जो लेयर्स हैं वो हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन वो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। सब स्टूडेंट अब जो रिमेनिंग इन और जो पढ़ा चुकी हूँ दोनों चीज़ें डिटेल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रिव्यू करके आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर से स्पेशली हार्ट की। ठीक है जी, पूरे सिस्टम की नहीं तो स्पेशली एटलीस्ट हार्ट की आप पढ़ के आएंगे। और अभी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ लीजिए और सब स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करवा दें।
जी, जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं अपने नाम सुन लें। जो स्टूडेंट एब्सेंट है अपने नाम सुन लें। अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, आयशा बिन सरवर, हाफसा फरवा, मदीहा फातिमा, महनूर, मुनीबा यूनस, मदीहा फातिमा ही है आप बेटा? मोहम्मद तलहा, मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, निमरा जावेद। ओके मदीहा, मैंने अटेंडेंस मार्क कर दिया आपकी। कुरतुलैन, रसब, रिदा अहमद, रुकैया नूर, सबा परवेज, सायरा मुंशी, शबाना असगर, शहबाज, सेबुन्निसा, जैनब शबीर, जुनैरा नसीम, सनानाज, फिजा मुनीर और अक्सा तमसील। ये सभी स्टूडेंट एब्सेंट हैं और आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। रिदा अहमद, ओके रिदा आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो गई है। नरजिस फातिमा आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। मुनीबा यूनस, मुनीबा आई थिंक आपकी ठीक है। मुनीबा पहले कहाँ गायब थे?
ओके स्टूडेंट्स, फिर हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।